नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के पूसा कैंपस में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 का आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों व कृषि मंत्रियों के साथ खरीफ की बुआई से पहले तैयारियों व रणनीतियों के बारे में किया विचार विमर्श। शोधकर्ताओं ने स्मार्ट, मॉड्यूलर और लचीला मवेशी पिंजरा किया तैयार। स्मार्ट पिंजरा गांवों में मवेशियों के परिवहन को आसान बनाने में होगा मददगार। ये पशुओं को अधिक तनाव, चोट और जानलेवा दुर्घटनाओं से बचाने में भी करेगा सहायता। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार प्रयासरत। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन की समीक्षा बैठक की। सरकार किसानों को खजूर की खेती के लिए 1.60 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का दे रही है अनुदान। खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2025 में राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों व कृषि मंत्रियों के साथ खरीफ की बुआई से पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तैयारियों व रणनीतियों के बारे में विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली के पूसा कैंपस में पत्रकारों से बातचीत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर सहित विभिन्न राज्यों से आए कृषि मंत्री भी उपस्थित रहे। दिनों रात परिश्रम करके खरीफ की फसल में ही नए रिकॉर्ड स्थापित करेंगे उत्पादन के, और किसानों की और देश की बेहतर सेवा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास हम अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे और हमें गर्व होगा कि हमने अपने देश की और अपने किसानों की बेहतर सेवा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि लैब टू लैंड की नीति के तहत वैज्ञानिक और किसान साथ मिलकर काम करें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे पास ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालयों को मिलाकर 16,000 वैज्ञानिक हैं, जिनके योगदान को शामिल करते हुए किसानों तक शोध की सही जानकारी पहुंचाने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाई गई है। वैज्ञानिक और किसान साथ मिलकर काम करें, इसकी बड़ी आवश्यकता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे पास ICAR के, कृषि विज्ञान केंद्र के, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के कुल मिला के 16,000 साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। लेकिन ये रिसर्च किसानों तक ठीक ढंग से पहुंचे, और इसलिए इस बार तय किया है कि खरीफ की फसल के लिए हमारे ये सारे वैज्ञानिक, इनकी 4 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाएंगे। इनके साथ राज्य के कृषि विभाग का अमला जुड़ेगा, केंद्र सरकार के कृषि विभाग के साथी भी जुड़ेंगे, प्रगतिशील किसान जुड़ेंगे, और ये 15 दिन के लिए खरीफ की फसल में उत्पादन कैसे बढ़े, अच्छा बीज, बेस्ट प्रैक्टिस, उनको कैसे लागू करें, इसके बारे में किसानों से संवाद करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सभी राज्यों की मांग के अनुसार उन्नत बीज उपलब्ध करा पाएंगे। खुशी की बात यह है कि सीड रिप्लेसमेंट की दर बढ़ रही है। पहले किसान परंपरागत बीज बोते रहते थे, लेकिन 10 साल से पहले सीड बदल देना चाहिए। 10 साल हो जाने पर बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता के लिए काम किया जा रहा है। खुशी की बात यह कि सीड रिप्लेसमेंट की दर लगातार बढ़ रही है। पहले किसान परंपरागत बीज बोते रहते थे, लेकिन अब जरूरी है कि 10 साल अगर हो जाते हैं तो बीज में वो गुणवत्ता नहीं रहती, इसलिए 10 साल के पहले सीड बदल देना चाहिए। वो बदलने की प्रवृत्ति अब तेजी से बढ़ रही है, उसके लिए भी मैं राज्यों को बधाई देता हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के किसानों के लिए यूरिया, DAP, NPK की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। विदेश में बढ़ रही कीमत के बावजूद सब्सिडी किसानों को मिल रही है। हमने खाद को स्टोर करना शुरू कर दिया है। देश के किसानों के लिए यूरिया, DAP, NPK
इत्यादि खादों की जितनी जरूरत है उसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, खाद के बढ़ते हुए दाम के बावजूद भी सब्सिडी देकर किसान के लिए खाद की कीमत नहीं बढ़ने देने का फैसला किया है। और गांवों में मवेशियों के परिवहन को आसान बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया स्मार्ट, मॉड्यूलर और लचीला मवेशी पिंजरा बनाया है। इसे विभिन्न वाहनों में फिट करने के लिए समायोजित किया जा सकता है। इसमें एक रैम्प भी है जो दरवाजे का भी काम करता है। ये पिंजरा कृषि से संबंधित मवेशियों को मवेशी बाजार तक ले जाने में मददगार साबित हो सकता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर मवेशियों को खुले या खराब तरीके से फिट किए गए मालवाहक ट्रकों में ले जाया जाता है, जिनमें उचित लोडिंग तंत्र नहीं होता। इससे उन्हें बहुत अधिक तनाव, चोट और यहाँ तक कि जानलेवा दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर संदीप एस पाटिल की टीम ने यह पिंजरा विकसित किया है। ये केवल एक पिंजरा नहीं है, बल्कि विज्ञान संचालित गतिशीलता समाधान है, जिसे दूरबीन तंत्र, फोल्डेबल रैंप और प्रबलित धातु फ्रेम के साथ डिज़ाइन किया गया है। इसमें टेलीस्कोपिक स्लाइडिंग की सुविधा है जो वाहन के आकार से मेल खा सकती है। इसका एक रोलर असिस्टेड मूवमेंट पिंजरे को आसानी से एडजस्ट करने में मदद करता है। इससे छोटे पैमाने के किसानों के लिए हैंडलिंग भी आसान हो गई है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण सिंह मंत्री श्याम सिंह राणा एकीकृत बागवानी विकास मिशन की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को घटती कृषि जोत को दिखाते हुए किसानों को वर्टिकल बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। राणा ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा खेती की नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को खजूर की खेती के लिए 1.60 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दे रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में कम पानी में खजूर की खेती करने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत कवर की जा रही खजूर की खेती के लिए 1.60 लाख प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने अधिकारियों को वर्टिकल बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस्राइल और जापान की तर्ज पर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से रूबरू करवाएं, ताकि कम पानी में और कम रासायनिक खादों से कृषि की बेहतरीन उपज ली जा सके। इसके अलावा राज्य में मशरूम की परियोजनाओं पर भी बल दिया जा रहा है। वर्तमान में सोनीपत जिला में मशरूम क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। और अब बात करते हैं केले और पपीते की। इन दिनों केले और पपीते की खेती से किसानों को लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बेमतारा जिले में खेती से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा नई फसलों के साथ ही उन्नत तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा है। बेमतारा जिले के किसान रोहित साहू केला और पपीते की खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत औचक निरीक्षण पर बेमतारा जिले के ग्राम सहसपुर दौरे पर थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने किसान रोहित साहू के खेत का निरीक्षण किया। किसान ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे पिछले 9 साल से केले और पपीते की खेती कर रहे हैं, जिससे वे लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस अवसर पर किसान रोहित साहू ने मुख्यमंत्री को अपने खेत के ताज़े केले और पपीते भेंट किए। साहू ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि वे पिछले 9 साल से केला और पपीता की खेती कर रहे हैं, जिससे वे लाखों का मुनाफा कमा पा रहे हैं और लोगों को अपने खेत में रोजगार भी दे रहे हैं। किसान ने कहा कि केला और पपीता की खेती से वे धान के मुकाबले अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी बहुत उर्वरा है। मुख्यमंत्री ने किसान साहू की सराहना करते हुए कहा कि उनकी खेती सभी किसानों के लिए प्रेरणादायी है। भारत ने 5 से 9 मई 2025 तक न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र में भाग लिया। भारत ने वन संरक्षण और सतत वन प्रबंधन में अपनी महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2017-2030 के अंतर्गत स्वैच्छिक राष्ट्रीय योगदान प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। भारत ने वन और वृक्ष आवरण में निरंतर वृद्धि की जानकारी भी दी, जिसमें अब नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत भौगोलिक क्षेत्र के
25.17% को कवर करता है और ये अरावली ग्रीन वॉल के अंतर्गत भूमि के पुनः संरक्षण, पिछले दशक में मैंग्रोव कवर में 7.86% की वृद्धि, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.55 लाख हेक्टेयर से अधिक वनीकरण और एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 1.4 बिलियन पौधों का रोपण जैसी प्रमुख राष्ट्रीय पहलों का परिणाम है। भारत की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण क्षण संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना भी रहा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर 2023 में देहरादून में भारत द्वारा आयोजित देश नेतृत्व वाली पहल CLI के परिणामों पर वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया, जिसमें वन अग्नि प्रबंधन और वन प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने कांगो, कोरिया और ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में CLI प्रयासों को भी स्वीकार करते हुए उनकी सराहना की और प्राथमिकता वाले वानिकी मुद्दों का समर्थन करने के लिए औपचारिक वैश्विक तंत्र में CLI परिणामों को एकीकृत करने के महत्व पर भी बल दिया। और इस बीच मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित ग्राम बुधवार ने ग्रामवासियों को अच्छी सोच से विकास की एक अनोखी मिसाल पेश की है। ये नरसिंहपुर जिले का एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच और काम बड़े बड़े शहरों को भी हैरान कर सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की एक खास रिपोर्ट। बघुवार गांव, जहां आत्मा गांव की बस्ती है तो सुविधाएं शहर जैसी हैं। पक्की सड़क और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने गांव की खूबसूरती को लगाए 4 चांद। बघुवार में शिक्षा और स्वच्छता देखकर आप कहेंगे गांव हो तो ऐसा। गांव की दीवारों से मिलता है शिक्षा का ज्ञान। ग्रामीणों ने मिलजुल कर बनाया बघुवार को आदर्श ग्राम। स्वच्छता के मामले में बघुवार आज आदर्श बना हुआ है। यहाँ शिक्षित लोगों ने गांव के विकास का भरपूर सहयोग किया है। खास बात यह है कि यहाँ बेटियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सभी ग्रामवासियों ने इसके लिए सहयोग किया है। बेटियों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इसलिए उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। ज्यादातर मामले गांव की चौपाल पर ही सुलझा लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, देश के स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पंचायत स्तर के चुनाव भी नहीं हुए हैं। यहाँ लोग मिलजुल कर अपना सरपंच चुनते हैं। पूरा गांव मिलके एक मत होके कोई भी निर्णय लेता है, फिर उस निर्णय को आगे बढ़ाया जाता है और हर कार्य को सफल बनाने में पूरा गांव सहयोग करता है। स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ियां हैं 2-2, और ये जो मानस भवन हमारे यहाँ, ऐसा तो आपको आसपास के 100 गाँव में नहीं मिलेगा। स्वराज की कल्पना को इस गांव की आत्मनिर्भरता पूरा करती हुई दिखाई देती है। वाटर रिचार्जिंग के लिए 3 तालाब बनाए गए हैं, जिसमें आज भी पानी कम नहीं हुआ है। गांव का भूजल स्तर महज 80 से 100 फीट बताया जा रहा है। नरसिंहपुर का बघुवार गांव किसी सपने के गांव से कम नहीं है। जहां सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से यहां की स्वच्छता पूरे देश में अलग जगा रही है। पक्की सड़कें और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम ने गांव की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है इसको पहले, मतलब सुंदरता के बारे में जो यहाँ की वसीयत है, मतलब इतनी सिस्टमेटिक। राष्ट्रपति पुरस्कार से इस आदर्श गांव को सम्मानित किया जा चुका है। पूर्व में यहाँ पर मॉडल प्रशिक्षण केंद्र संचालित था, जहाँ पर देश भर के पंचायत प्रतिनिधि आकर प्रशिक्षण लेते थे। अब एक बार फिर मॉडल प्रशिक्षण केंद्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा चयनित किया गया है, जहां देश भर के पंचायत प्रतिनिधि पंचायती राज की अवधारणा के मूल तत्व को समझने बघुवार गांव आएंगे। साथ ही इस गांव में मानस भवन, आदर्श प्रशिक्षण केंद्र, सामुदायिक भवन, महिला पुरुष के लिए अलग अलग सार्वजनिक शौचालय, खुद का विद्युत स्टेशन, वेयर हाउसिंग की व्यवस्था इस गांव को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाती है। ग्राम पंचायत भवन है, मानस भवन है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं वो व्यवस्थित हैं। आज भी अगर गांव में जाएंगे तो बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ वहां का ग्राम है। गांव की दीवारें सामान्य ज्ञान से लेकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी परोसती हुई दिखाई देती है। ये सब मुमकिन हो सका यहाँ के एक शख्स की बदौलत, जो कभी इस गांव के सरपंच तो कभी उप सरपंच रहे। उन्होंने
पूरे गांव को एकता के सूत्र में जोड़े रखा। हालांकि गांव के बुजुर्ग आज भी इस गांव की परंपरा और खूबसूरत कामों को सहेजने में जुटे हैं और नई पीढ़ियों को भी यही पाठ सिखा रहे हैं। इस गांव के निवासी प्रतिदिन साफ सफाई की दिनचर्या बनाए रखते हैं, जिससे सड़कें और आसपास का वातावरण साफ रहता है। इस सामूहिक प्रयास ने गांव को स्वच्छता की दिशा में एक प्रतिष्ठित स्थान दिया है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 8 मई को मसूर के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 7 मई को मसूर का भाव रहा 6,850 रुपए। 8 मई को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,820 रुपए। बदायूं मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ बीते बुधवार मसूर का भाव था 6,650 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 6,700 रुपए पर हुए। लखीमपुर मंडी में 7 मई को मसूर का भाव रहा 6,650 रुपए। 8 मई को इसके भाव में 20 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,670 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो यहाँ की कानपुर मंडी में गुरुवार को मसूर का भाव रहा 6,670 रुपए। मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 6,765 रुपए। गाजीपुर मंडी में मसूर 6,775 रुपए पर बिकी, जबकि बरेली मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,825 रुपए पर हुए। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 18,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 26,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 7 मई को केले का भाव रहा 2,250 रुपए। 8 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,250 रुपए पर बना रहा। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान केले का भाव स्थिर रहा। यहाँ 7 और 8 मई को केला 2,500 रुपए पर बिका। वहीं बात देश की दूसरी मंडियों की करें तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में गुरुवार को केले का भाव रहा 3,700 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केला 3,750 रुपए पर बिका, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान केले के सौदे 3,150 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था।
और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लद्दाख के लेह में किसान इस समय गेहूं और जौ की बुवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान गेहूं और मक्के की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। यहां इस समय भिंडी, हल्दी और फ्रेंच बीन्स की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के किसान इस मौसम में कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई का काम 15 मई तक कर लें। यहां इस समय धान की विभिन्न किस्मों की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। पंजाब में ही किसान गेहूं, प्याज और लहसुन की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। हरियाणा के किसान गेहूं की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहां इस मौसम में कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। वहीं राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में इस मौसम में देसी कपास की बुवाई की जा सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान प्याज की पकी पौध की कटाई का काम कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय ग्वार, मक्का और बाजरा की बुवाई की जा सकती है। बिहार में किसान मक्के की पकी फसलों की कटाई का काम पूरा कर लें। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल में किसान बोरो धान और आम की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। ओडिशा में भी किसान धान की पकी फसलों की कटाई का काम कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारतीय सीमा में पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के सामा सेक्टर में BSF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश कर रहे 7 आतंकवादियों को मार गिराया। सोशल मीडिया पर 2-3 दिन के लिए ATM बंद होने का गलत दावा किया जा रहा है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। बयान में कहा गया है कि ATM सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें जम्मू स्थित एयरफोर्स बेस पर कई धमाकों का दावा किया जा रहा है। फैक्ट चेक में इस दावे को खारिज कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि वायरल हो रही तस्वीर जम्मू की नहीं बल्कि अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट की है।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें। पाकिस्तान ने फर्जी दावों की सारी हद पार कर दी है। पाक सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने अमृतसर और अपने ही नागरिकों पर हमला करने के लिए अंबाला एयरबेस का इस्तेमाल किया। PIB ने बताया कि ये दावा पूरी तरह से निराधार है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लंबा